Hi class, welcome to another session of income from salaries. लास्ट क्लास हमारी रह गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं परक्विजिट्स टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो आइए साहब शुरू करते हैं। परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ये जो वर्ड है, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने अभी तक सीखा है परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, टैक्स फ्री परक्विजिट्स। ये दो परक्विजिट्स हमने सीख लिए। आज पहला परक्विजिट्स हम देख रहे हैं, टैक्स इन द परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज 17(2) के तहत। आइए साहब समझते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मीनिंग क्या है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मीनिंग होता है डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ ग्रेटर देन 50,000 रुपीज। आपका साल में अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं सैलरी, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाते हैं। सर आजकल तो सभी कर रहे हैं। भाई जब इनकम टैक्स बना था तो 50,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। तो भाई साहब अभी के हिसाब से 50,000 रुपया अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो यू आर इन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज बकेट। और एम्प्लॉय हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। आइए साहब इसको जरा एक एक करके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स परक्विजिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी। हमने अभी तक क्या देखा साहब? हमने अभी तक ये देखा कि अगर आप रीइंबर्समेंट कर देते हैं, तो वो होता है ऑल एम्प्लॉयज के लिए। सो इसका और 17(1) का क्या फर्क है कि अगर आप रीइंबर्समेंट कर रहे हैं तो वो सभी इंप्लॉयज के लिए परक्विजिट्स कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर आप जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स परक्विजिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, जो फैसिलिटी, जो एम्प्लॉयर के पास फैसिलिटी है, अगर वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केसेस में आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेंट का रीइंबर्समेंट आता है तो वो ऑल एम्प्लॉयज के हैंड्स में हो जाएगा। मगर अगर खुद की वो बिल्डर है, खुद का वो है, समझ लो बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम देख लो आप, महागुण और ये सब, रहेजा ग्रुप एंड दिस एंड दैट। अगर आप ये देखोगे तो अगर वो अपने फैसिलिटीज के अंदर में अपने एम्प्लॉयज को घर दे रहे हैं तो दोज आर इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। क्योंकि सर छोटे मोटे को तो देंगे नहीं। देंगे किसको? डायरेक्टर्स को देंगे। देंगे किसको? बड़े बड़े सीएफओस को देंगे। तो सीएक्सओस जो होते हैं हमारे, जो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हो गए हमारे, सीएफओस हो गए हमारे, एसीएफओस हो गए हमारे, डायरेक्टर्स हो गए हमारे, एमडी हो गए, उन सब के केसेस में जो फैसिलिटीज मिलती हैं उन्हें हम इस सेक्शन में कवर करते हैं। तो सर रिइंबर्समेंट और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये दोनों में फर्क याद रखिएगा। अगर रीइंबर्समेंट है तो वो सबको मिलेगा, अगर फैसिलिटी है, अगर वो रीइंबर्समेंट की नेचर में नहीं है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आता है। आइए साहब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं वो जरा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी अबव 50,000 एंड एम्प्लॉय हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। The value of any benefit or granted provided free of cost or at concessional rate not included in the other two categories earlier, जैसे मैंने बोला आपको, is included over here. Specified employees क्या होते हैं साहब? Director employee. He is an employee as well as a director. So he is an employee of the company और वो director भी है। Simple है। It does not matter what type of directorship he holds. सर वो नॉमिनी डायरेक्टर हो सकता है, वो किसी भी तरह एमडी हो सकता है, किसी भी तरह का डायरेक्टर हो सकता है। वो किस तरीके की डायरेक्टरशिप वो होल्ड कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर वेदर ही होल्ड द पोजिशन ऑफ अ नॉमिनी और अ मैनेजमेंट और वर्कर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की तरफ से वो डायरेक्टर बनाया गया हो। पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, 3 कंपनियों का डायरेक्टर, 4 कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय होना चाहिए उसके अंदर में। इन सब का एम्प्लॉय डायरेक्टर is director employee. He is a director even if he is director of for a part of the year.
तो साहब 1 अप्रैल से लेकर के, और अगर आप 1 अप्रैल से लेकर के, और अगर आप 30 जून तक के अंदर में भी डायरेक्टरशिप रहते हैं तो भी आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो है, आइए साहब समझते हैं। इफ एन एम्प्लॉय इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ध्यान रखिएगा साहब, प्रेफरेंस शेयर नहीं, डिबेंचर नहीं, इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, तो आपके पास इतने इक्विटी शेयर होने चाहिए कि आप 20% की वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। एक शेयर एक वोट, यानी 100 शेयर में आपके पास 20 शेयर होने चाहिए, जो आपको प्रूव करेगा कि आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है आपका कंपनी में। और साथ के साथ आप एम्प्लॉय भी होने चाहिए। ये दो है, एम्प्लॉय प्लस ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो एम्प्लॉय इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है। एम्प्लॉय ड्रॉइंग एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज, तो एम्प्लॉय अगर 50,000 के ऊपर सैलरी ड्रॉ करता है, जो थर्ड वाला कैटेगरी था, तो उसके अंदर सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब बेसिक, डीए, कमीशन वेदर पेबल इन द मंथली टर्नओवर बेस्ड, ठीक है, और टर्न मतलब पेबल मंथली और टर्नओवर फिक्स्ड या परसेंटेज ऑफ कमीशन, बोनस, फीस, टैक्सेबल पेमेंट्स, टैक्सेबल अलाउंसेस, मॉनेटरी बेनिफिट्स, याद रखिएगा ये वाले बेनिफिट्स नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, यानी कि या 50,000 या 75,000 एज दी regime you have decided। ठीक है साहब। आइए साहब, इसके अंदर में एक बार मुझे एक बात बताइए आप, एक HUF है, HUF का एक कर्ता इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और उसने 20% शेयर्स ले लिए कंपनी के, और विल ही जो 20% शेयर्स थे उसके पैसे HUF से आए, तो क्या हम ये बोलेंगे कि इस कर्ता हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी? नहीं, बिकॉज HUF हैज a substantial interest in the company, he is an employee, बट जो पैसा आया वो HUF के अंदर में आया। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियरी कौन है? HUF है, ही इज नॉट द बेनिफिशियरी। सो बेनिफिशियल इंटरेस्ट वर्सेस लीगल इंटरेस्ट। सो जो लीगली जो शेयर्स हैं वो HUF के पास है, जो बेनिफिशियरी है वो HUF है। ये तो सिर्फ एक होल्ड कर रहा है बंदा। ठीक है साहब, आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ परक्विजिट्स टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, 2-3 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं साहब। ठीक है, आज की क्लास ये शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी। ये रहे आपके सामने। सो प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंट, जैसे हमने पहले किया था, अगर हमने रीइंबर्समेंट दी है तो वो ऑल एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाएगा। सेम सब रूल 3 ऑफ रूल 3 क्या बोल रहा था? अगर आपका अटेंडेंट, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर है आपके पास, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स are, कहां गया, if domestic servants are engaged by the employer and facility of such servants is provided to the employee, यानी कि अगर मैं बोलूं एक हाउसकीपिंग कंपनी है, उसने अपने बंदे आपके यहां पे लगा रखे हैं, या कोई कंपनी है जिसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रखे हैं, तो उस केस में आपकी परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच सर्विसेज, जो एम्प्लॉयर का एक्चुअल कॉस्ट था टू प्रोवाइड सच सर्विसेज, माइनस एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। आइए साहब, फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ गैस, मतलब जो कुकिंग गैस होती है, कुकिंग गैस, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इलेक्ट्रिसिटी, water supplied by the employer,
तो सब रूल 4 ऑफ रूल 3 क्या बोलता है साहब? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, water connection is being provided by the employer and such supplies are provided to the employee. क्या होता है साहब? जो पेमेंट हमने एजेंसी को दी, मतलब कनेक्शन हमारे नाम पे है, कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पे है, मगर पेमेंट यूज एम्प्लॉय कर रहा है। तो जो पेमेंट मेड टू द एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज माइनस अमाउंट पेड बाय is the amount paid by the employer to that agency minus any amount recovered. So एजेंसी को कुछ पैसा दिया हमने टू गेट these सर्विसेज, क्योंकि हमारे नाम पे मीटर है और हमारा एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो वो अमाउंट हमने ले लिया और एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड। इफ द सप्लाई इज मेड फ्रॉम द ओन रिसोर्सेज, आईजीएल का एम्प्लॉय है साहब, आईजीएल इज अ गैस कंपनी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसका एम्प्लॉय है और उसको गैस कनेक्शन दिया गया है। तो इफ द सप्लाई इज मेड फ्रॉम द ओन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का, एक क्यूबिक फीट का जो गैस होती है उसका कॉस्ट क्या है, इनकट बाय द एम्प्लॉयर इज द परक्विजिट दैट विल बी चार्ज्ड। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी, सब रूल 5 of rule 3. If the educational facility is provided in the school maintained by the employer, आपके मुंबई में जो स्कूल्स है, या दून स्कूल है, या आपके कैलकाटा के अंदर में जेवियर स्कूल है, सेंट जेवियर्स है, या कोई भी प्रॉब्ली तारक मेहता का MK गांधी कॉलेज ले लीजिए, by in any school by any reason of his being in employment, आप उस स्कूल के एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपके बच्चों की वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो रही है, तो आपके लिए परक्विजिट क्या होगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और ये और है, और एजुकेशनल इस फैसिलिटी इज अलाउड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपके यहां पे वो कोर्स नहीं होता, बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, आप कंसल्टेंट नहीं होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन pardon me pardon me cost of such education in similar institution in near locality, यानी कि अगर आप वर्ली के कोई स्कूल के अंदर में पढ़ा रहे हैं, या आप साउथ दिल्ली के कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या आप कलकत्ता के अंदर में कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसके आसपास के एरिया या वर्ली का एरिया के अंदर में अगर आपकी जो सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ दैट एजुकेशन है वो आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी। बट अगर ये 1,000 रुपए तक की एजुकेशन होती है पर चाइल्ड, तो इट इज नॉट अ परक्विजिट। ठीक है साहब? चलिए साहब, आज यहां तक। अगली क्लास में हम करेंगे मोटर कार रिलेटेड परक्विजिट्स। Thank you so much for questions, for queries, for your feedback, for consultancy. Please contact my email address, which is varmaniassociates@gmail.com. You can contact me over the phone. It is 98738 93751. Thank you so much. Bye.